वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो हम आ गए हैं अपने नावल की अगली किस्त की जानिब। तो चलते हैं अपने नावल की अगली किस्त की जानिब। हदाद ने उसे अपने ख़ास आदमी के साथ भिजवाया, लेकिन कुछ ही देर में वो वापस आ गई और कहने लगी कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तुम्हारे बाप ने भी मेरी इज्जत लूट ली है। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता रह गया है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, लेकिन इससे पहले तुम लोगों को अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तुम्हारे बाप ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं मीडिया और पुलिस में जाकर सब कुछ बता दूँगी। आलम शाह ने इस लड़की की तरफ देखा। इस लड़की को तो वो जानते ही नहीं थे, जो इन पर अपनी इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगा रही थी। मैं कुछ नहीं जानता हदाद, मैं इस लड़की को भी नहीं जानता। वो अपनी सफाई पेश कर रहे थे, हालांकि उन्हें ज़रूरत नहीं थी। हदाद ने अपने बाप की तरफ देखा। मैं जानता हूँ डैड, ये सब एक साजिश है। कोई हमारे खिलाफ मुहाज खड़ा कर रहा है। इसकी हमसे कोई बहुत बड़ी दुश्मनी है। ये बात सामने मौजूद लड़की ने सुनी तो भड़क उठी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही हूँ? खामोश खड़ी रहो। हदाद एकदम दहाड़ा। मुझे तो तुम पर शक हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। हदाद की बात पर वो लड़की एकदम गड़बड़ा गई। हो सकता है वो इसे वाकई जानता हो। वो एक कोठे से ताल्लुक़ रखती थी और कोठे पर हर रंग बिरंगा इंसान आता है, शरीफ से शरीफ और बदमाश से बदमाश। और कोठे पर ज़्यादातर अमीरों के बिगड़े हुए बेटे आते थे। हदाद भी तो शाह ख़ानदान का वारिस है। क्या पता वो भी कभी आया हो और उसने हसीना को देख लिया हो। एक पल के लिए हसीना को अपने पैरों तले से ज़मीन निकलती महसूस हुई। अगर वाकई तुम्हारी इज्जत लुट गई होती तो तुम यहाँ खड़ी होकर बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही होती। उसने शक्की नज़रों से हसीना की तरफ देखा, जिसके माथे पे अब पसीने की बूंदें साफ चमकने लगी थी। उसकी ये हालत देखकर वो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर है। हदाद छोड़ो इसे, कुछ मत कहो। ये हमारे अपनों की साजिश है। अपनों की साजिश ज़रूर है डैड, मगर इस साजिश के अंदर ये लड़की मुझे बराबर की शरीक लगती है। मैंने कोई साजिश नहीं की। हसीना चीख उठी। हदाद उसे छोड़ो और मेरी बात सुनो। मामला बहुत संगीन हो गया है। हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो शाह ख़ानदान की बहुत बदनामी होगी, जो कि मैं नहीं चाहता। बरसों मैंने ये इज्जत संभाल कर रखी है और आज ये इज्जत मिट्टी में नहीं मिल सकती। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ डैड, मगर इस मसले का हल मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। आलम शाह खुद बहुत परेशान था। अगर मैं इस लड़की से शादी करके इसे घर ले जाता हूँ तो तुम्हारी माँ को जो सदमा पहुँचेगा इसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो पहले ही दिल की मरीज़ है और मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊँगा। आलम शाह आज बेबसी की इंतहा पर था। अपनी माँ के बारे में ये सोच कर ही उसकी रूह तक कांप उठी। मगर अब क्या हो सकता था? ये लड़की अगर मीडिया में चली गई तो शाह ख़ानदान की इज्जत तो कोड़े की नहीं रहेगी। और फिर इन्हें ये भी नहीं पता था इन सारी साजिशों के पीछे किसका हाथ है। इतना तो वो समझ गए थे कि दुश्मन घर के अंदर ही मौजूद है। कुछ सोच कर हदाद ने जो फैसला किया, उसे सुनते ही आलम शाह के रोंगटे खड़े हो गए। तुम ऐसा करोगे? मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दोगे? नहीं, मैं अपने बेटे की खुशियों का दुश्मन नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ तुम हीर से मोहब्बत करते हो। तुम दोनों की ज़िंदगी में मेरी वजह से कोई तूफ़ान आए, ये मैं नहीं चाहता। इस मामले को मैं अपनी तरह से हैंडल करूँगा। नहीं डैड, अब मामला हैंडल करने के काबिल नहीं रहा। अगर इस मामले को सुलझाने में ज़रा सी भी देर हुई तो आपकी इज्जत व वक़ार को ख़तरा होगा और आप पर कोई भी आ जाए तो माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और आप दोनों को कुछ हो गया तो ये मैं नहीं सह पाऊँगा। मैं एक पल के लिए अपनी मोहब्बत की आंखों में खुद के लिए नफ़रत तो देख सकता हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आप दोनों को खो दूँ ये नहीं चाहता। हाँ, मैं आपके लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, मगर मुझे यकीन है जैसे ही सच बाहर आएगा सब ठीक हो जाएगा। अभी वो सब लोग हाथ और अनमोल का गम ही नहीं भूले थे कि अगले दिन हदाद भी एक लड़की से निकाह करके आ गया। इसके साथ आलम शाह भी मौजूद था। सिंगार ने हैरत से दोनों बाप बेटे की तरफ देखा, लेकिन हीर की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उसने बेयकीनी से हदाद की तरफ देखा। अभी कल ही तो वो उसे लाल जोड़ा पहन कर आने की फरमाइश कर रहा था। उसका कहना था कि वो उन दोनों के बारे में अपनी माँ से बात करेगा। आज अपने हर वादे से मुकर कर वो एक लड़की के साथ सर झुकाया। ऐसे खड़ा था जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म कर आया हो, मगर चेहरे के तासुरात बहुत सख्त थे। उसके दिल में क्या चल रहा है कुछ भी अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। ये मैं क्या देख रही हूँ हदाद? कह दो ये झूठ है और आप
इसके साथ क्यों खड़े हैं? ये सब क्या हो रहा है? सिंगार को समझ नहीं आ रहा था ये उसके घर में उल्टी हवा कैसे चल पड़ी। कल तक उनके दोनों बेटे बहुत फर्माबरदार थे, लेकिन आज अपनी अपनी ज़िंदगियों के फैसले खुद करने जा रहे हैं। अपने माँ बाप को शामिल करना भी ज़रूरी नहीं समझे। हम तुम्हें बाद में समझाएंगे सिंगार, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये समझ लें, हदाद ने इस लड़की से निकाह कर लिया है और हमें इसे अपने बहू के रूप में तस्लीम करना चाहिए। इस संग दिल ने निकाह कर लिया। ताहिर को अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए अपनी माँ के बाजू का सहारा लेना पड़ा। बहू के रूप में तस्लीम कर लूँ? आप ऐसे ही किसी भी लड़की को मेरी बहू बना कर ले आएंगे और मैं उसे तस्लीम कर लूँगी? आपसे किसने कह दिया? चले, अनमोल की बात तो अलग थी। वो हमारे घर में पली बड़ी लड़की है और हमारी अपनी बच्ची है। इसे हम बचपन से जानते हैं। अगर वो हमारे घर की बहू बनी तो ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। रातों रात मेरे बेटे की ज़िंदगी में दाखिल हो गई। तुम्हारे बेटे ने इसे खुद अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया है। आलम शाह की बात पर सिंगार ने बेयकीनी से हदाद की तरफ देखा। तुम्हारा बाप ये क्या कह रहा है? डैड सच कह रहे हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और अब यही आपकी बहू है। ये बात उसने कैसे बोली थी बस वही जानता था, मगर हदाद के इकरार ने हीर की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। ना जाने ये निकाह क्या सोच कर किया गया था, मगर दुनिया को दिखाने के लिए हर रस्म निभाई जा रही थी। निकाह वो करके आ चुका था, मगर अब उसकी सुहागरात की सेज सजाई जा रही थी और इसका कमरा सजते देख हीर के दिल पर मानो किसी ने छुरियां चला दी हों। बाहर बारिश हो रही थी और धीरे धीरे ये बारिश जोर पकड़ते जा रही थी। लॉन में ज़मीन पर बैठी वो मुसलसल बारिश में भीग रही थी। ये बारिश उसके लिए तोहफा साबित हुई। सबके सामने रो नहीं सकती थी, लेकिन इस बारिश में बैठकर मुसलसल रो रही थी। बारिश के पानी में इसके आंसू कहीं दफन होते जा रहे थे। शायद यहाँ कोई इसके दिल का दर्द नहीं समझता था। तुमने ऐसा क्यों किया? वो सिसक पड़ी। रो रो कर हिचकी बंध चुकी थी। अपने कमरे की खिड़की में खड़े होकर वो मुसलसल लॉन में बैठी हीर को देख रहा था। यकीनन वो रो रही होगी, मगर वो मजबूरन इसे कुछ नहीं बता सकता था। जितनी तकलीफ़ में वो थी उतनी ही तकलीफ़ में हदाद खुद भी था, मगर अपनी तकलीफ़ को किसी पर जाहिर नहीं कर सकता था। इसके दुश्मन अलर्ट हो जाएंगे। वादा करता हूँ तुम्हारे हर एक आंसू पर अपनी मोहब्बत का मरहम रख दूँगा। एक बार सब ठीक हो जाए मैं तुम्हें सब सच बता दूँगा। इस औरत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो दिल में सोच के रह गया, मगर फ़िलहाल हम दोनों को इस आज़माइश से गुजरना होगा। तभी हसीना उसके करीब आ खड़ी हुई। आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं? हसीना ने जैसे ही हदाद के कंधे पर अपना हाथ रखा, वो एकदम ऐसे दूर हुआ जैसे किसी अछूत ने उसे छू लिया हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर बेड पर सो जाओ। और हाँ, एक बात याद रखो, मैंने तुमसे निकाह ज़रूर किया है, लेकिन तुम्हें ये हक नहीं पहुँचता कि तुम मुझे छू सको। मुझे छूने का हक सिर्फ एक इंसान का है और वो तुम नहीं हो। क्या मतलब? अब आप मुझे मेरे हक से महरूम रखेंगे? कैसा हक? कौन सा हक? वो शदीद गुस्से में खोया हुआ दिल तो चाह रहा था इसको अभी दुनिया से गायब कर दे। निकाह किया है, बीवी हूँ आपकी। निकाह किया है क्योंकि तुम्हारा रोना धोना ख़त्म नहीं हो रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा की हसरत कभी मत पालना। मेरे दिल, दिमाग, रूह पर एक ही औरत का कब्जा है जिस पर तुम्हारी परछाई भी न पड़ने दो। मैं जाकर मीडिया को, हसीना ने एक बार फिर धमकी देना चाही, जाओ अभी और इसी वक्त जाकर बताओ। जाओ। जा क्यों नहीं रही? हदाद ने उसे दरवाजे की तरफ धकेला। वो वहीं खड़ी रही और चंद मिनट बाद रोने लगी। हदाद ने लंबी कर अपना गुस्सा कंट्रोल किया। अपना ये रोना धोना बंद करो और जो मैं बोल रहा हूँ उसे अपने छोटे से नाकारा दिमाग में बिठा लो। मैं नहीं जानता तुम कौन हो और किस खानदान से आई हो, लेकिन ये शाह खानदान है और यहाँ वही होता है जो औरत का शौहर बोलता है। आइंदा के बाद तुम मेरी माँ के सामने भी नहीं जाओगी। तुम्हारी दुनिया इस कमरे तक महदूद है। इस कमरे के बाहर अगर तुमने जाने की या अपना नाकारा दिमाग चलाने की कोशिश भी की तो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़कर यहीं दफन कर दूँगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हसीना ने रोना भूलकर गुस्से से सवाल पूछा। तो हदाद ने यकदम इसका जबड़ा अपने मजबूत हाथों में पकड़ा। मैं तुम्हें धमका रहा हूँ या बता रहा हूँ? तुम्हें जो समझना है समझो, मगर जो मैंने बोला है एक एक लफ्ज़ अपने दिमाग में बिठा लो। इससे बढ़कर अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे समझाकर वो कमरे से बाहर निकल आया।
गुलजार का ये प्लान भी फेल हो गया। वो चाहता था एक ही झटके में शाह खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और आलिम शाह के पास सिवाय खुदकुशी के कोई रास्ता न बचे। मगर यहाँ तो उसके बेटे ने उसे बचा लिया। गुलजार शाह का दिल चाह रहा था कि वो एक एक को तबाह बर्बाद करते। अपने बेटे की बर्बादी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था क्योंकि शादाब नीम पागल हो चुका था। इसे इस कदर टॉर्चर किया गया था कि इसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी और उसे एक पागल खाने मुंतकिल कर दिया। मगर इसमें भी बर्दाश्त थी जो उसने अपने बाप का नाम नहीं बोला। तुम लोग चाहे जितना भी एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर लो लेकिन मेरे कहर से नहीं बच पाओगे। आखिर कब तक एक दूसरे को प्रोटेक्ट करोगे? एक ना एक दिन तो सबका सबर जवाब दे ही जाएगा। सब पर हैरत का पहाड़ उस दिन टूटा जब 15 दिनों बाद हसीना की प्रेग्नेंट होने की खबर पूरे खानदान में फैल गई। हदाद खुद हैरान था ये कैसे हो सकता है। मगर जब DNA टेस्ट करवाया गया तो ये साबित हो गया कि वो शाह खानदान का ही खून है। एक आखिरी उम्मीद जिससे ये साबित हो सकता था कि वो सब लोग बेगुनाह हैं वो भी ख़त्म हो चुकी थी। मगर वो लोग नहीं जानते थे इसमें भी गुलजार शाह की चाल है। वो सब अपनी ही नज़रों में गिर चुके थे। जब ये बात हेर तक पहुंची तो कुछ पल के लिए वो सत्ते की हालत में चली गई। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे या फिर मेरे दिल का वहम था? वो आईने में खड़ी होकर खुद से ही सवाल करने लगी। चंद दिनों में ही उसकी हालत क्या से क्या हो गई थी। सुर्ख रंगत पीली पड़ चुकी थी। आंखों के गिर्द धीरे धीरे स्याह हल्के पड़ते जा रहे थे। सोनम उसकी हालत देखकर दहल जाती। उसे लग रहा था उसने अपनी बहन का गम लिया है, लेकिन उन्हें क्या पता अपनी बहन के गम के साथ साथ अपने दिल की दुनिया भी उजाड़ बैठी है। इन सब के अलावा सिंगार ने जब हसीना की प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी तो इसका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ, मगर उसने हसीना और हदाद को पूरी तरह माफ़ नहीं किया। गुस्सा अभी भी कायम था, मगर दादी बनने वाली है यही सोचकर हसीना के साथ कुछ रियायत बरतने लगी। वो इस वक्त हदाद के घर में मौजूद था और हदाद इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, ये भी वो अच्छे तरीके से जानता था। मुझे हसीना से मिलना होगा, मगर वो कहाँ होगी ये मुझे मेरा खबरी बताएगा। अपने मतलूबा शख्स के पास जाकर उसने हसीना का पता पूछा। जैसे ही उसे हसीना के कमरे के बारे में पता चला वो दौड़ता हुआ उसके कमरे में चला गया। हसीना से उसे ज़रूरी काम था और अब वो काम निपटाने का वक्त आ चुका था। जैसे ही वो हसीना के कमरे में दाखिल हुआ, हसीना का हैरत के मारे मुंह खुल गया। तुम यहाँ? हाँ, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, मेरी मोहब्बत पर तुम्हें शक हो रहा था, बस इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया ताकि तुम्हारा शक दूर कर सकूँ। मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ, यहाँ आकर मैंने तुम्हें बता दिया। कितने पागल हो ज़रूर बताओ। हसीना उसके आने पर खुश हुई, इसीलिए मुस्कुरा कर उसके गले आ लगी। तुम्हें पता होना चाहिए एक पुलिस वाले के घर में आकर अपनी महबूबा से मिलना किस कदर रिस्की है। पुलिस वाला भी वो जो तुम्हारा शौहर है। तुम जानते हो मुझे इससे गर्ज नहीं, मैंने हर हालत में तुमसे मोहब्बत की है। अगर तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसकी बात पर वलीद का दिल चाहा तो थप्पड़ उसके मुंह पर लगाए। वो कैसे उसे जान से मारने की बात भी कर सकती थी। हाँ, मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। आज अगर तुम इस कदर ताकतवर हो, अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखती हो, इस मुकाम तक भी मैंने ही तुम्हें पहुँचाया है। अगर तुम्हें याद हो तो तुम एक कोठे पर रहती थी, 2-2 रुपए की बोली लगाई जाती थी। तुम्हारी औकात पाँव की जूती से ज़्यादा नहीं थी। मैंने तुम्हें वहाँ से उठाकर गुलजार शाह तक पहुँचाया। पहली बार जब तुम उसके काम आई उसके बाद से ही तुम उसकी खास बन गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे उल्टा तेवर दिखाओ। अगर मैं तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ तो तुम्हें यहाँ से उठाकर वहाँ दोबारा ले जा सकता हूँ, इसीलिए मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करना। मैं पहले खामोश रहा था क्योंकि मैं समझा ये तुम्हारी नादानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी ये नादानियाँ मैं बार बार बर्दाश्त करूँगा। वलीद मलक एक बार मौका देता है, दोबारा मौका भी नहीं मिलता। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था, लेकिन हसीना को उससे डर लगा। बहुत वक्त बाद हसीना को इसका ये रूप देखने के लिए मिला था। तुम इस वक्त जहाँ खड़ी हो यहाँ खड़े होकर बस मुझे एक कॉल मिलाने की ज़रूरत है और तुम्हारा ये एटीट्यूड ख़राब हो जाएगा। ना तुम्हारी इज्जत रहेगी, ना कोई वक़ार, ना तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहोगी। ज़माना तुम्हें रुस्वा करेगा जो गुनाह तुमने किया है, भले तुमने पैसों के लिए किया, मगर जिसके लिए गुनाह किया उसका तो कहीं जिक्र भी नहीं। लोग तुम्हें इस कदर जलील करेंगे कि तुम खुद मौत को गले लगा लोगी।
इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी लिमिट में रहो, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। वलीद ने मुस्कुराते हुए इसके गाल थपथपा कर खुद से दूर किया। इस वक्त मुझे जलीकटी सुनाने आए हो या फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करने? ना मैं तुम्हें जलीकटी सुनाने आया हूँ, ना फिल वक्त मोहब्बत का इजहार करने। मैं फ़िलहाल तुम्हें एक काम सौंपने आया हूँ, इसे कर दो, उसके बाद मोहब्बत का इजहार भी कर लेंगे। नहीं, बहुत वक्त हो गया है, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था इन सारे कामों में। तुमने सही तरह मुझसे मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया। पहले कुछ देर रिलैक्स करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारा हर काम कर दूँगी। हसीना को उसकी कुर्बत तड़पा रही थी, या शायद वो एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसे मर्दों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। वो एक कोठे से आई थी, इसीलिए उसे मर्दों की लत थी। तभी अगर वलीद मैसर ना भी होता तो वो अपनी ज़रूरत कहीं ना कहीं से पूरी कर ही लेती थी। मगर हदाद के पास आने के बाद वो ये ज़रूरत चाह कर भी पूरी नहीं कर पा रही थी। कई बार इशारों से इसने हदाद को अपने करीब लाने की कोशिश की, लेकिन वो शायद समझ कर भी नहीं समझ रहा था। बहुत ज़्यादा फिक्र दिखाने के चक्कर में वो ये भूल गया कि वो एक औरत है, और औरत भी ऐसी जिसे मर्दों की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसीलिए इस वक्त वलीद को देखकर उसे रहा नहीं जा रहा था। वलीद को ऐसा लगा जैसे वो पागल हो गई है। तुम यहाँ पर मुझसे ये सब करवाना चाहती हो, अगर किसी ने देख लिया तो फिर दोनों की मौत पक्की है। नहीं, बस कुछ देर के लिए। हदाद अभी घर पर नहीं है और शाम को ही लौटेगा, तो हम दोनों कर सकते हैं। कोई भी मेरे कमरे में नहीं आता, शायद सबको मेरे कमरे में आने से मना किया गया है, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? हसीना को गुस्सा आने लगा क्योंकि इसे इस वक्त बहुत चाहत हो रही थी। वलीद गहरा सांस भर के रह गया, हालांकि इसका दिल कह रहा था ये गलत है। एक पुलिस वाले के घर में उसकी बीवी के साथ ये सब करना, अगर बाहर ही कोई जगह होती तो शायद बात कुछ और थी, मगर ये उसका घर था, उसका बेडरूम। कुछ सोचकर उसने रूम को अच्छी तरह लॉक कर दिया और फिर हसीना को लेकर बेड पर आ गया। उसे तैयार देखकर हसीना वलीद के होंठों को ऐसे चूमने लगी जैसे बरसों की प्यासी हो। वलीद ने भी इसका भरपूर साथ दिया। दोनों एक दूसरे में मदगम हो जाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर उन दोनों ने थोड़ी ज़्यादा ही बेबाकी का मुजाहिरा किया। वलीद ने अपनी शर्ट निकाल कर नीचे फेंकी। हसीना ने भी अपने वजूद से सारे कपड़े उतार दिए। वो प्रोफेशनल थी, अच्छे तरीके से जानती थी कि अब आगे का मरहला क्या होगा। तुम जानते नहीं हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। यहाँ रहकर मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, और मुझे अब पता चला मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा। वो उसके सीने को बुरी तरह काट रही थी। उसकी यही बेबाकियाँ तो वलीद को पसंद थी, बल्कि हर मर्द को ऐसी बेबाकी बहुत पसंद आती है। लेकिन बीवी के तौर पर मर्द हीर की तरह एक मासूम और शरीफ लड़की चाहता है। यही वलीद के साथ भी हो रहा था। उसे पसंद थी हसीना की बेबाकी, मगर बीवी के लिए उसे हीर ही चाहिए थी। मगर हदाद ने हीर को भी अपना बना लिया था। भला इस जैसे मासूम और जानलेवा हुस्न से कोई एक सेकंड भी दूर कैसे रह सकता है? यही बात वलीद को गुस्सा दिला रही थी, मगर फिर भी वो हीर को छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। इसीलिए वो यहाँ पर आया। दोनों कुछ देर एक दूसरे से लिपटे मोहब्बत जताते रहे। जब वलीद इसके वजूद में दाखिल हुआ तो हसीना को जैसे रूह की गहराइयों तक सुकून मिल गया हो। एक गहरी सांस भर के इसने अपना सर पीछे की तरफ गिराया। वलीद आगे बढ़कर उसके सीने पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। कुछ देर में वो दोनों एक दूसरे से फारिग हुए तो वलीद ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जो अब पुरसुकून लग रहा था। अब तुम्हें मेरा काम करना होगा। हाँ, मैं तुम्हारा काम करूँगी। वो एक ठंडी आह भर के रह गई। क्या काम करना है? इसने जेब से एक पुड़िया निकाल कर हसीना की तरफ बढ़ाई। इसमें क्या है? हसीना ने उसे हैरत से देखा। क्या ये कोई नशा है? नहीं, ये कोई नशा नहीं, बल्कि इसमें एक ख़ास चीज़ है। जब हदाद तुम्हारे पास आए तो तुम उसे ये खाने या किसी भी जूस में मिलाकर दे देना, मगर ध्यान रखना इसे पता नहीं चलना चाहिए। क्या इसको खाकर वो मर जाएगा? उसने वलीद से सवाल किया। तुम इसकी फिक्र मत करो, वो मरे या जिए तुम्हें इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। वैसे वो मरेगा नहीं। अगर मरेगा नहीं तो फिर तुम उसे ये दे क्यों रहे हो? हसीना को वलीद की नीयत पर शक हुआ। हसीना, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। ये क्या बात हुई वलीद? हसीना को अब गुस्सा आने लगा। तुमने वादा किया था तुम मेरा काम करोगी, और ये काम तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो तुम्हारे इश्क में दीवाना है। मैंने तुम्हारी चाहत पूरी की है, और अब तुम्हें चाहिए कि जो मैं चाह रहा हूँ वो भी तुम पूरा करो। आज ही ये काम हो जाना चाहिए। इसे काम समझाकर वो खुद कमरे से बाहर जाने लगा। अच्छा सुनो। जाते जाते भी हसीना ने उसे रोका। हीरा के बारे में क्या सोचा है? वलीद ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। पहले तुम ये काम कर दो, फिर हीरा के बारे में भी सोचेंगे।
जिस काम के लिए वो आया था वो हो चुका था। अब उसे हीर को एक होने से कोई नहीं रोक सकता था। जो चीज़ वो हसीना के हाथ में देकर आया था वो कुछ और नहीं बल्कि एक जहर था, जिसे खाने पर चंद सेकंड के अंदर ही मौत हो जाती है। अगर उसके चंद कतरे भी हदाद के वजूद में दाखिल हुए तो दुनिया का कोई मेडिकल उसे नहीं बचा सकता था। इस कदर ख़तरनाक जहर खाया कर वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा और फिर वो हीर को धड़ल्ले के साथ सबके सामने से ले जाएगा। बस यही सोचकर वो यहाँ आया और अब वापसी की राहों पर गामज़न हो गया। जब वापस आया तो आंखों में हीर के साथ अपनी एक नई दुनिया बसा चुका था। ख्यालों में वो हीर के बेहद नज़दीक था, जहाँ दोनों के वजूद कुदरती लिबास में एक दूसरे के करीब थे। कब मेरे पास आओगी? वो बेड पर करवट बदल बदल कर हीर को अपने आसपास तलाश करने में लगा हुआ था, मगर वो तो इस वक्त अपने शौहर की बाहों का हार बनी थी। सर, इस वक्त अब आपके घर में ये सब क्या देखने को मिल रहा है? अहमद ने जब हसीना के कमरे का ये नज़ारा देखा तो चाह कर भी वो दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ नहीं देख सका। तुम अपना काम करो जाकर, जो मैंने बोला है इन्हें मैं देख लूँगा। वो मुसलसल लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था, जहाँ वलीद और हसीना एक दूसरे में घुस जाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे घर में आकर मेरे बेडरूम के अंदर ये बेशर्मी दाद देनी पड़ेगी। पहले मेरे पास मौका था मगर अब मौका नहीं था, मगर अब तुम लोगों की खैर नहीं। हसीना मैडम, गेम ओवर। तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों को और मेरी बीवी को कितनी तकलीफ हुई है ये तुम सोच भी नहीं सकती। मेरे पाप पर इल्ज़ाम लगाकर तुमने मेरे घर की सारी खुशियाँ नोच ली, लेकिन अब तुम्हारी बारी। जो कुछ इसके दिमाग में चल रहा था वो वाकई बहुत ख़तरनाक था, मगर ऐसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। कैसी है मेरी बीवी? हदाद ने आते ही उसका हाल चाल पूछा। अपने साथ वो एक फ़ाइल लेकर आया था जिसे उसने बेड के बाएं जानिब रखा और खुद आकर दाईं तरफ बैठ गया। बिल्कुल ठीक, बल्कि अब तो मैं चल फिर भी सकती हूँ। बहुत अच्छी रिकवरी की है तुमने। हदाद तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। ये किस चीज़ की फ़ाइल है? हसीना ने फ़ाइल की तरफ गौर से देखा। ये बहुत ज़रूरी फ़ाइल है, इतनी ज़रूरी कि इसके लिए मैं रातों को भी नहीं सोता, बल्कि मुझे और मेरे घर वालों को इस फ़ाइल से बहुत ख़तरा है। ऐसा क्या है इस फ़ाइल में? हसीना ने फ़ाइल को तजस्सुस से देखा। यकीनन ये वही फ़ाइल थी जो गुलजार ने उसे लाने के लिए भेजा था। एक केस के सारे ज़रूरी मालूमात इसके अंदर हैं। मैं सालों से इस पर काम कर रहा हूँ और बस मेरा मकसद पूरा होने वाला है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। कैसे बदले की बात कर रहे हो? इस फाइल को लेकर हसीना का यकीन बढ़ता जा रहा था। मेरे माँ बाप का बदला, इन्हें जिस तरीके से मारा गया उसका बदला। मुझे यकीन है बहुत जल्द वो तमाम लोग अपने अंजाम तक जा पहुँचेंगे। इसमें कौन कौन शामिल है? हसीना को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ। कहीं उसके बारे में भी तो पता नहीं चल गया। अरे तुम इन सब को छोड़ो, तुम भी कहाँ इन सब में पढ़ रही हो? मैं भी तुम्हारे सामने अपने काम की बातें लेकर बैठ गया। ये बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? कहीं अकेले कमरे में पड़े पड़े बोर तो नहीं हो गई? बोर तो हो गई हूँ, लेकिन क्योंकि अब मैं चल फिर सकती हूँ तो तुम मुझे पूरे घर की सैर करवाओ ताकि मैं हर हिस्से को देख सकूँ, सब लोगों से मिल सकूँ। इन्हें भी तो पता चलना चाहिए उनकी मालकिन आ गई है। सब लोग अपनी मालकिन से पहले ही मिल चुके हैं। हदाद के जवाब पर उसे हैरत हुई। मगर कब? वो सब छोड़ो, बाद में बताऊँगा। मैं हम दोनों के लिए कुछ मंगवाता हूँ। जूस पियोगी? हाँ पीऊँगी। वो इस वक्त बहुत खुश लग रही थी और हदाद बखूबी जानता था वो खुश क्यों है। बस उसकी हरकत का इंतज़ार कर रहा था। मैं मुलाजमा को फ्रेश जूस निकालने का बोल कर आता हूँ। तुम इस फाइल का ख्याल रखना और अपना भी। कुछ ही देर में आता हूँ। इसकी गाल थपथपा कर वो बाहर निकल आया। उसके बाहर जाते ही हसीना ने झपट कर फाइल को उठाया और देखा ये उसकी मतलूबा फ़ाइल ही थी। उसने झटपट गुलजार को फ़ोन लगाया। बॉस, मुझे वो फ़ाइल मिल चुकी है। इसके फ़ोन पर पहले तो गुलजार का दिल चाहा खरी खरी सुना दे, इतने वक्त से वो राब्ते में क्यों नहीं थी, लेकिन फ़ाइल की खबर मिलते ही उसके चौथा तबक रोशन हो गई। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बॉस, बिल्कुल सच। अभी जल्दी जल्दी इस फाइल को लेकर वहाँ से निकलो। हाँ, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ, आप बस मेरा इंतज़ार करना। मैं बहुत जल्द फ़ाइल लेकर आ जाऊँगी। इसके बाद आप लोग आज़ाद और मैं भी। हाँ ठीक है, जल्दी लेकर आओ। मुलाजमा के बजाय वो खुद इसके लिए फ़्रेश जूस लेकर आया। मौका देखकर हसीना ने इसके जूस में वही सफ़ेद पाउडर मिला दिया जिसे नामहसूस अंदाज में वो नोट कर चुका था। हदाद, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी।
गिलास उठाकर उसने हदाद की तरफ बढ़ाया, जिसे अपने हाथों से पकड़कर उसने दोबारा टेबल पर रख दिया। हाँ ठीक है, तुम भी लाना, मगर इससे पहले मुझे वो फाइल उठाकर देना। उसने फाइल की तरफ इशारा किया, जिसे उठाने के लिए वो मुड़ी। जैसे ही वो मुड़ी, हदाद ने जूस का गिलास बदल दिया। इस फाइल को यहीं रहने दो, कहाँ लेकर जाने की तैयारी है? हसीना ने गौर से फाइल को देखा। इसका सारा फोकस उस फाइल के ऊपर ही था। कहीं नहीं ले जा रहा, कुछ ज़रूरी मालूमात हाईलाइट करनी है, वो बाद में करना, पहले मेरे हाथ से जूस पियो। हसीना के हाथ से 2 घूंट पीकर बाकी का गिलास उसने खुद अपने मुंह से लगा लिया। कैसा लगा? अच्छा है, मगर इसकी मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है। हदाद ने दूसरा गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे उठाकर वो खुशी खुशी पी गई, लेकिन चंद सेकंड के अंदर ही उसे अपने वजूद में तब्दीली महसूस हुई। गले को जैसे किसी ने जकड़ कर इस पर नकेले तेज धार औजार से वार किया हो। उसने आंखें फाड़ कर बेयकीनी से हदाद की तरफ देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुमने मेरे साथ लफ्ज़ टूट रहे थे, वो मुश्किल चंद लफ्ज़ अदा कर पाई, मगर उसके तमाम तर्जुमे हदाद बिना बोले ही समझ रहा था। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे साथ नहीं, तुमने अपने साथ ऐसा किया है। तुम मुझसे मोहब्बत, तुम जैसी औरत से भी मोहब्बत की जा सकती है, तो फिर इतने दिनों से वो सब नाटक था। बस तुम्हारी एक गलती का इंतज़ार कर रहा था, जो आज तुमने कर दी। अब मज़ीद गलती की गुंजाइश नहीं। मुझे मारने की साजिश कर रही थी, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। तुम लोगों के चेहरे बहुत वक्त पहले ही मेरे सामने बेनकाब हो चुके हैं। तुम नहीं जानते मेरे पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट है। तुम्हारे पीछे जितनी भी बड़ी सपोर्ट्स थी, मगर अब तुम अकेली हो। इसका पूरा वजूद पसीने पसीने हो रहा था। आंखें उबल कर बाहर आने को हो गई। मुझे बचाओ, वरना तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा हीरा किसकी बेटी है। मुझे नहीं जानना। हदाद के जवाब पर उसने हैरत से देखा। बस इतना ही वक्त मिला था उसे। फिर हसीना की आंखें बंद होती चली गई। सांस उखड़ने लगा। हदाद पुरसुकून बैठा इसकी हालत देख रहा था, जैसे उसे मरते तड़पते देखकर दिल को राहत मिल रही हो। तुम्हारी वजह से कितनी ही तकलीफ़ें हम लोगों ने झेली हैं, और आज तुम्हारा इस दुनिया से ही खात्मा हो गया। चाहता तो था तुम्हें बहुत तड़पाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छा है। कुछ ही देर में वो इस फानी दुनिया से कूच कर गई। हदाद ने पहले ही सारे इंतज़ाम करवा के रखे थे, इसलिए उसकी बॉडी को घर से निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगी। हीर कुछ दूर खड़ी जी सारा मंजर देख रही थी। हैरत के मारे इसका मुंह खुल गया। और हीरा की पहली नैन्सी, जो कुछ देर पहले ही हसीना से मिलकर आई थी, अब हसीना की डेड बॉडी देखकर इसके भी हाथ पांव फूल गए। पता नहीं अब किसकी शामत आनी थी। अहमद, इसका अच्छी तरह पोस्टमार्टम करवाना, और जितने भी सबूत हमारे पास इसके खिलाफ हैं, सारे के सारे अदालत में पेश कर देना। इसकी मौत के बाद कोई इस पर तरस न खाए, बल्कि लोग ऐसी औरत की मौत पर शुक्र अदा करें। ऐसा ही होगा सर। वो हदाद को सल्यूट करता वहाँ से चला गया। मम्मा, ये कौन है और हमारे घर में कैसे आई? कुछ नहीं बेटा, बस आपके डैड की कोई जानने वाली है, बीमार है शायद, इसलिए अस्पताल लेकर जा रहे हैं। मैं भी उनको नहीं जानती। थोड़ी देर में आपके पापा फारिग होकर आएंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे। अच्छा मम्मा, एक बात पूछूं? वो उसे लेकर कमरे में आ गई, मगर हीरा के सवाल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ बेटा, पूछो। आप मेरा भाई या बहन कब ला रही हैं? इसके ऐसे सवाल पर हीर के दोनों कान खड़े हो गए। बेटा, तुम्हें ये किसने कहा? हीर ने मुस्कुराकर पूछा। भला ऐसी खुराफात एक बच्ची के दिमाग में कौन डाल सकता है? वो कल बाबा कह रहे थे मेरा भाई या बहन आप लेकर आएंगी, तभी मैं पूछ रही थी कब लेकर आएंगी। मैं अकेली हूँ, मुझे अपने साथ खेलने के लिए एक साथी मिल जाएगा, फिर मैं इसके साथ खेला करूँगी। ये सब आपके पापा ने बोला? हीर को हैरत हुई। हाँ, वो कह रहे थे आप बहुत कोशिश कर रही हैं मेरा भाई लाने की। हीर का चेहरा मारे शर्म के सुर्ख हो गया। ऐसी ऐसी बातें अपनी बेटी से करता है। कुछ पल के लिए वो बाहरी माहौल को बिल्कुल ही भूल गई। बेटा, आपके पापा आए तो मैं उनसे पूछती हूँ, आखिर मामला क्या है? क्या मतलब आप मेरा भाई नहीं लेकर आएंगे? हीरा की आंखें फैल गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकर आएंगे, ज़रूर लेकर आएंगे। अभी के लिए आए, मैं आपसे खेलती हूँ। वो मुस्कुरा कर इसके साथ खेलने में मसरूफ़ हो गई, मगर दिल ही दिल में हदाद की क्लास लेने का भरपूर इरादा था। हदाद कमरे में आया तो वो मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। कैसी हो? ठीक हूँ। बेड पर बैठी वो बुरी तरह पैर चला रही थी। वो समझ गया इस वक्त माहौल किसी बात को लेकर गर्म है। तैयार हो जा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। किस बात के लिए तैयार हो जाऊँ? वह हैरत सी उठ खड़ी हुई। मैच के लिए? मैच के लिए? मगर आज तो पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है। पाकिस्तान का नहीं, हमारा। वो उसके उसान खता करके वॉशरूम में घुस गया। पीछे से वो मुठ्ठियाँ भींच कर रह गई। बेशर्म इंसान, ज़रा भी लिहाज नहीं, बच्चों को भी नहीं छोड़ा।
आप बाहर आए, आपकी खैर नहीं आज हो। ज़रा सोच समझ कर बोलो मेरी जान, वो वॉशरूम से ही गोया हुआ जान नहीं हूँ आपकी। और मेरे करीब आने का सोचना भी मत, ठीक है? जान नहीं पुकारता, मगर तुम्हारी जान धीरे धीरे निकाल तो सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। वो शर्म के मारे सुर्ख हो गई। ऐसा नहीं है तो फिर क्यों मेरी हर शिद्दत पर तुम्हारी जान लबों पर आकर रुक जाती है? आप इससे आगे हीर के पास लफ्ज़ ख़त्म हो गए। वो नहाकर टावल अपने इर्द गिर्द लपेटते बाहर आया। हीर ने उसकी मस्कुलर बॉडी को देखा। कसरती वजूद पर पानी के कतरे फिसल रहे थे। ऐसी ललचाई नज़रों से ना देखो, पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। करीब आओ और जो मर्जी कर लो। हदाद की बात पर वो सटपटा कर अपनी नज़रों का जाविया बदल गई। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, आप जाके कपड़े पहन लें। वो रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। रात के 11 बजे दो मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी कपड़े उतारने के बजाय पहनने की बात करें तो ये मुकामी अफसोस है। वो शायद उसका ज़ब्त आजमा रहा था। अब क्या चाहते हैं? वो सख्त तेवली उसकी जानी मुड़ी। सिर्फ तुम्हें, तुम्हारी कुर्बत तुमसे, तुम्हें, तुम्हारी मोहब्बत। बाजू से थाम कर हदाद ने उसे अपने करीब तर कर लिया। दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम कर अंगूठे की मदद से हीर की निचली होंठ को रगड़ा। मुझे तुम्हारी कुर्बत की प्यास है। इस प्यास को बुझाना बीवी का फ़र्ज़। अपना फ़र्ज़ निभाओ हीर, ताकि तुम्हें तुम्हारा हक देकर मैं अपना फ़र्ज़ निभा सकूँ। मैं सिर्फ आपकी हूँ, मेरे वजूद पर सिर्फ आपका हक है हदाद, और ये हक मैं आपको अपनी रजामंदी के साथ सौंप चुकी हूँ। मुझे आज आपसे अपने सवालों के जवाब चाहिए। मैं हर सवाल का जवाब दे हूँ, मगर शर्त ये है कि सवाल तुम अपनी आगोश में लेकर पूछो। हीर को दीवार से पिन करके उसने कमर पर लगी जिप को आखिरी हद तक खोल दिया। नाजुक लचकीली कमर अयां होकर उसके सामने थी। अपना खुरदरा हाथ पूरी कमर पर फेरता वो इस नाजुक कमर की नज़ाकत को महसूस करने लगा और फिर दोनों कांधों से उसका कमीज़ खींचकर कमर से नीचे गिरा दिया। हीर ने आंखें बंद करके खुद को इसकी शिद्दतों के लिए तैयार किया। चंद लम्हों में ही से अपनी कमर पर तिश्ना लबों का दबाव महसूस होने लगा। उसकी बेतहाशा बढ़ती शिद्दतों पर दीवार के सहारे खड़े रहना मुश्किल हो गया। जब हदाद ने उसका हजार बंद खोलकर उसे पूरी तरह मसनूई पर्दों से आज़ाद कर दिया, हदाद बेचैन तड़प दिया। आवाज़ पर वो मुस्कुराया। हीर का रुख अपनी तरफ मोड़ा तो उसकी बेतरतीब सांसें हदाद को सरशार कर गईं, मगर जब हीर ने दोनों हाथों से अपने सीने को कवर करके ज़मीन पर बैठना चाहा तो हदाद ने उसे बाजुओं से थामकर खड़ा रहने के लिए आंखों से वार्न किया। दोनों हाथ सीने से उठाकर उसकी नाजुक उंगलियों में अपनी मजबूत उंगलियां फंसाईं और दोनों हाथ ऊपर दीवार से पिन कर दिए। तुम्हारे वजूद के हर हिस्से से मैं वाकिफ़ हूँ, तुम्हारे अंग अंग को सराहना मेरा हक। इसीलिए अपने वजूद का कोई भी हिस्सा मुझसे मत छुपाया करो। उसकी आंखों में झांकते हुए वो गर्दन पर झुका और वहाँ अपने दांतों से बुरी तरह काटा। हीर की सिसकी निकल गई। ये तुम्हारी सज़ा है। आइंदा ऐसी हरकत की तो सज़ा दुगनी हो जाएगी। वो दोबारा उसकी गर्दन पर झुककर अपनी मोहब्बत के निशानात बनाने लगा। हदाद, मेरे सवाल, हुक्म, मेरी जान। बिना अपनी शिद्दतों में कोई कमी लाए वो इसके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार था। मैं खड़ा नहीं हो पा रही। हीर के मुंह से लफ्ज़ बाद में निकले। हदाद उसे उठाकर बेड पर पहले ले आया, नरमी से उसके वजूद को लिटाया और अपना टावल भी उतार कर इसके वजूद को अपने नीचे लिटा लिया। तैयार हो? आज रात हमारे मैच के लिए। हदाद ने आंख दबाई। जीतूंगा मैं ही, बर्दाश्त करना, सिर्फ छक्के ही लगेंगे। वो माने खेस अंदाज में गोया हुआ तो हीर को हंसी आ गई और दोनों बाजू फैलाकर उसने हीर को खुद में समा लेने की दावत दी। ये हुई ना अच्छी बीवी वाली बात। वो इसके वजूद पर हावी हो गया। कुछ देर हीर ने सवाल किया, क्या हसीना मर गई है? हमारे कीमती लम्हात पे उसका जिक्र मुझे नहीं पसंद। हीर, हदाद ने उसके सीने पे अपनी शिद्दत भरा मुजाहिरा किया, मगर आपने वादा किया था मेरी आगोश में हर सवाल का जवाब देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 5 सवालात का ऑप्शन है, बाकी उसके बाद पूछना। मुझे हमारी मुलाकात में सिर्फ तुम्हारा और मेरा वजूद पसंद है, ठीक है? हीर ने उसके घने बालों में अपनी उंगलियां फंसाई। क्या हसीना मर चुकी है? हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब आया। आप उसके पास क्यों नहीं हैं? क्योंकि मैं अपनी बीवी के पास हूँ। हदाद की गुस्ताखियाँ लम्हा ब लम्हा बढ़ने लगी। वो भी तो आपकी बीवी है, फिर उसके बजाय मुझे तरजीह क्यों? मेरी नज़र में मेरी सिर्फ एक ही बीवी है और वो तुम हो। जवाब देते ही उसने हीर के होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। इस कदर जज्बाती अंदाज में वो इसके होंठों को चूम रहा था कि हीर तड़प उठी। सांसें उखड़ने लगी। हदाद के कांधे को थामकर उसने अपनी बिगड़ती हालत का एहसास दिलाया तो उसके निचले लब को दांतों से काट कर वो दोबारा सीने पर अपनी मनमानियाँ लुटाने लगा। आप उससे मोहब्बत करते थे? नहीं, कभी एक पल के लिए की थी, एक लम्हे के लिए भी नहीं की। मेरी रूह पर, मेरे दिल पर हमेशा तुम्हारा कब्जा रहा।
ये ऐसे जवाब थे जिसने हीर की रूह तक को सरशार कर दिया। मगर हीरा का ध्यान आते ही वो उदास हो गई। फिर आपकी बेटी हीरा कैसे? तुम्हारे ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं। वो सीने से होता कमर थाम कर नाव से नीचे अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। हीर उसकी शिद्दतों पर पूरी तरह से सकुटी। हताहत प्लीज़ बस करें। मगर वो उसकी रूह की गहराइयों में उतर कर ही पुरसुकून हुआ। रूह की जान वाकई लबों पर आ गई। हीर की जान वाकई लबों पर आ गई। वो इसके चेहरे पे झुककर हीर के तासुरात का जायज़ा लेने लगा। मेरी जान, फिर बताओ तुम्हारी जान लबों पे आई कि नहीं? हीर ने नम आँखों से उसकी जानिब देखकर हाँ में सर हिलाया और दोनों हाथ उठाकर इसके चेहरे को थामकर अपने नाजुक होंठ इसके होंठों से मिला दिए। दोनों बड़ी नरमी से एक दूसरे के होंठों पे अपनी मोहब्बत लुटा रहे थे। मगर हताहत का अमल जानलेवा था। हर शिद्दत भरे मुजाहिरे पर हीर का वजूद पूरी तरह हिचकोले का था। आखिरकार अपने वजूद की हिद्दत उसमें उंडेल कर वो पुरसुकून हुआ और हीर के बराबर ज़हर लेटा। कुछ देर छत को तकते हुए दोनों गहरे सांस भरते रहे। फिर हीर ने हताहत की तरफ देखा जो न जाने कब से उसकी तरफ देख रहा था। अपने वजूद पर चादर बराबर करते हुए वो उसके सीने पर अपना सर रखकर अपनी मखरूमी उंगलियां उसके सीने पर फेरने लगी। आपने हीरा के दिमाग में क्या खन्नास भरा है? हीरा के दिमाग में हताहत को कुछ याद आया तो उसका कहका बुलंद हुआ। हीर ने अपने नाजुक हाथों का मुक्का बनाकर उसके सीने पे दे मारा। ये झूठ तो नहीं, हम बड़ी चाहत से कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो अपनी पहली औलाद का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। हताहत को वाकई अपने बच्चे की चाहत थी। पहली औलाद? हीर ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। हताहत ने उसकी आंखों में रक्षा सवाल पढ़ लिया था। तभी आंखों में नरमी लाए उसके सर को अपने सीने से हटाकर तकिए पर रखा। अभी कुछ मत पूछना हीर, सिर्फ इतना जान लो मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। मेरी मोहब्बत की हकदार सिर्फ तुम रही हो और मेरी औलाद को इस दुनिया में लाने का सबब भी सिर्फ तुम ही बनोगी। बाकी सवालात के जवाब तुम्हें बहुत जल्द दिला दूंगा। इसके होठों को नरमी से छूकर वो दोबारा उसके वजूद की रानाइयों में खोने लगा। हीर की आंखों से दो आंसू बह निकले। क्या वो सच कह रहा था? अगर वाकई सच था तो हताहत की मोहब्बत पाकर वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरतों में शुमार